कांताबाई नंदिनी के यहाँ झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम करती थी। उसके पति की मौत बहुत पहले हो गई थी। कांताबाई का एक बेटा था दीपक। दीपक इस साल 10वीं की परीक्षा देने वाला था। दीपक मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वो कंप्यूटर क्लास में भी एडमिशन लेना चाहता था ताकि वो अपनी पढ़ाई और भी अच्छे से कर सके। इसलिए उसने अपनी माँ से इसके लिए कहा। एडमिशन में कुछ ज्यादा पैसे लगने थे। उतने पैसे कांताबाई के पास नहीं थे, तो उसने वो पैसे अपनी मालकिन नंदिनी से मांगे। लेकिन जैसे ही कांताबाई ने नंदिनी से पैसे मांगे, नंदिनी उखड़ गई। अरे, जब देखो पैसे मांगती रहती हो। पैसे क्या कोई पेड़ पर उगते हैं? महीने के अंत में तो देते ही है ना तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह। मुफ्त में तो काम नहीं करवाते तुमसे। मेम साहब, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। वो बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा दीपक कंप्यूटर क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, उसी के लिए पैसों की जरूरत थी। नंदिनी ये सुनकर तो और भी आग बबूला हो गई। वाह 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 वाह, ये लो, इसे कहते हैं जेब में फूटी कौड़ी नहीं और सपने देखेंगे 5 स्टार में पार्टी के। देखो कांता, तुम्हें बुरा लगे या भला, लेकिन सच बोलने में अगर किसी को बुरा लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं समझी नहीं मेम साहब। देखो, तुम इतनी मेहनत करके 2 पैसे कमाती हो। उन पैसों को अगर जोड़ो तो भविष्य में तुम्हारे काम आएगा। क्यों बिना मतलब कंप्यूटर क्लास और दीपक की पढ़ाई लिखाई पर पैसे बर्बाद कर रही हो? कुछ नहीं मिलना उसे। यहाँ अच्छे अच्छे पढ़ लिख कर घूम रहे हैं। तुम्हारा बेटा कौन सा तीर मार लेगा? काम वाली का बेटा है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? मेरी मानो, उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वाओ और उसे भी किसी काम धंधे में लगवाओ। नंदिनी की बात शुरू में कांता को बुरी तो लगी, लेकिन बाद में उसे सही में ऐसा लगने लगा कि ज्यादा पढ़ लिख कर दीपक क्या ही कर लेगा। वो अगले दिन ही उसके स्कूल गई और उसके प्रिंसिपल से मिली। जी सर, मैंने बिल्कुल तय कर लिया है। आप उसका नाम स्कूल से काट दीजिए। अब दीपक आगे नहीं पढ़ेगा। कांता, आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? मुझे सब पता है सर, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब दीपक नहीं पढ़ेगा। कांता, एक बात बताओ, क्या हर हरे भरे पेड़ को कोई काटता है? तुम्हारा बेटा क्या है शायद तुम्हें नहीं मालूम। 9वीं में उसके गणित में 100 में से 100 नंबर आए हैं, अंग्रेजी में 99, हिंदी में 99, कमोबेश सभी विषय में उसने टॉप किया है। वो भविष्य में कुछ बहुत बड़ा करेगा कांता, तुम मेरी मानो, उसकी पढ़ाई मत छुड़वाओ। सर, मैं तो अंगूठा छाप हूँ, मुझे नंबरों का नहीं पता, लेकिन पता नहीं, आपकी बातों पर भरोसा करने का दिल करता है। ये कहकर कांता वहाँ से चली गई। घर जाकर उसने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, क्योंकि वो अब उसके किसी काम का नहीं था। कांता नंदिनी के यहाँ काम करती रही। दीपक ने कंप्यूटर क्लास में एडमिशन ले लिया। धीरे धीरे समय बीता। दीपक ने बोर्ड की परीक्षा दी। जब उसका रिजल्ट आया तो वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। नंदिनी को भी ये बात पता लग गई। वो मन ही मन बहुत चिढ़ गई। उसे लगने लगा कि कांता ने उसकी बात नहीं मानकर उसका अपमान किया है। खैर, उसने ये बात उससे कही नहीं, लेकिन ये बात उसके मन में बैठ गई थी। कुछ समय और बीता। इंटरमीडिएट में भी दीपक ने टॉप किया। वो ये बात अपनी माँ को बताने खुशी खुशी घर पहुँचा, लेकिन घर पर उसकी सारी खुशी आंसुओं में बदल गई। उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। वो उसे लेकर अस्पताल पहुँचा। आपकी माँ को मेजर हार्ट अटैक आया था। आप कुछ देर और करते तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाते। अब आपको अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना होगा। अभी कुछ दिन उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। कुछ दिन बाद कांता अस्पताल से आ गई। वो फिर से काम पर जाना चाहती थी, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। नहीं माँ, अब तुम काम पर नहीं जाओगी, मैं काम करूँगा। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो तुम्हें बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है। नहीं माँ, मुझे जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। अब मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है। नहीं बेटा, चाहे कुछ हो जाए, मैं तुम्हें पढ़ाई छोड़ने बिल्कुल नहीं कहूँगी। मुझे आज भी याद है, तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, इसकी पढ़ाई मत छुड़वाना। लेकिन दीपक अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब कांता इस बात पर राजी हुई कि वो काम भी करेगा और पढ़ाई भी। दीपक ने कुछ जगह काम के लिए ट्राई किया, लेकिन बात नहीं बनी। वो परेशान रहने लगा। एक दिन कांता नंदिनी के यहाँ अपने बेटे के लिए कुछ काम मांगने गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि बेटे को काम करने का हो, तुम्हें ही उसे पढ़ाने का शौक चढ़ा था। अब क्या हुआ, सारे शौक उतर गए? मेम साहब, वो पढ़ाई नहीं छोड़ रहा। वो दिन में काम करेगा और रात को पढ़ेगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि नंदिनी के पति सागर वहाँ आ गए। उन्होंने उन दोनों की बातें सुनी और कांता से कहा, कांता, मुझे अपने ऑफिस में एक ऑफिस बॉय की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को कल से काम पर भेज दो। लो कांता, तुम्हारे बेटे के तो भाग्य खुल गए। ऐसा कहाँ होता है कि नौकरी की जरूरत हो और नौकरी चलकर घर आ जाए।
दीपक नंदिनी के पति के ऑफिस में काम करने लगा। पूरे ऑफिस की सफाई, गेस्ट के लिए चाय बनाना और पिलाना और इधर से उधर फाइल पहुंचाने का काम था उसका। वो सारा काम बहुत मन लगाकर करता। ऑफिस में जब उसे समय मिलता तो वो पढ़ाई में लग जाता। ऑफिस से छूटने के बाद इवनिंग कॉलेज में जाता। एक दिन की बात है, ऑफिस का काम खत्म करके वो अपने इवनिंग कॉलेज की ओर जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि कुछ दिनों से जहाँ रोड निर्माण का काम चल रहा था वहाँ काफी भीड़ है। वो वहाँ गया तो उसने देखा कि एक आदमी वहाँ खड़े कुछ इंजीनियरों को गुस्से में डांट रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन लगता है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है। मेरे रहते हुए अगर करप्शन किया तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुन रहे हैं आप लोग? तुम लोगों के करप्शन का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, लेकिन वो क्यों भुगते? तुम लोगों को भुगतना होगा। उसके बाद वो आदमी वहाँ से सड़क निर्माण के कुछ मटेरियल को उठाता है। क्या है ये है? इसमें मिलावट, उसमें मिलावट, हर चीज में मिलावट। इन सामग्रियों से सड़क बनी तो 1 साल भी नहीं टिक पाएगी। सरकार जब पूरे पैसे दे रही है तो अच्छा काम क्यों नहीं हो रहा है? हम यहाँ जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, लेकिन लगता है तुम लोग किसी और की सेवा कर रहे हो। मेरे रहते ये नहीं चलेगा। मैं अभी के अभी तुम सभी को सस्पेंड करता हूँ। कल से यहाँ नई टीम काम करेगी और हाँ, तुम सभी लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बैठेगी। वहाँ खड़े सड़क निर्माण से जुड़े इंजीनियर उससे माफी मांगते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। थोड़ी देर में वो आदमी अपनी सरकारी गाड़ी, जिस पर कलेक्टर लिखा था, उसमें बैठकर चला गया। दीपक जब घर पहुंचा तो पूरी रात उस कलेक्टर साहब के बारे में सोचता रहा। उसने तय कर लिया कि वो कलेक्टर बनेगा और जनता की सेवा करेगा। इस बीच ग्रेजुएशन की उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। उसने उसमें भी टॉप किया। एक दिन नंदिनी कुछ काम से अपने पति के ऑफिस आई हुई थी। दीपक उस समय खाली था, इसलिए अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि नंदिनी कब आई। नंदिनी ने देखा कि वो किताब पढ़ने में मगन है। उसने सबके सामने ही उसे जोरों से डांट दिया। तुम यहाँ काम करने आते हो या पढ़ाई करने? तुम्हें हम काम के पैसे देते हैं, टाइम पास करने के नहीं। मेम साहब, वो खाली था इसलिए पढ़ने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा क्या पढ़ रहे थे, जरा मैं भी देखूं तो। उसके बाद उसने दीपक की किताबें उठा ली। वो आईएएस की तैयारी की किताबें थीं। उसे देखकर नंदिनी फिर से भड़क गई। देखो, सपने देखना बुरा नहीं, लेकिन औकात में रहकर ही सपने देखने चाहिए। ज्यादा उड़ोगे तो मुंह के बल ऐसा गिरोगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। नंदिनी की बात दीपक के दिल में चुभ गई। उस दिन के बाद वो ऑफिस में तो पढ़ाई नहीं करता, लेकिन अब उसके सपने और मजबूत हो गए थे। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाने लगी। पहले उसने प्रारंभिक परीक्षा पास की, फिर मुख्य और उसके बाद इंटरव्यू में तो उसने झंडे गाड़ दिए। जब उसका रिजल्ट आया तो आईएएस परीक्षा में उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 3 थी। दीपक ने ये बात अपनी माँ को बताई। मुझे तो पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा, बहुत बड़ा। पहले तेरे प्रिंसिपल ने मुझसे ये बात कही थी बेटा। सब तेरा आशीर्वाद है माँ। तू ही मेरी हिम्मत है, तू ही मेरी सफलता, तू ही मेरी प्रेरणा। हर अखबार और न्यूज़पेपर पर उसकी कामयाबी की चर्चा हो रही थी। नंदिनी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कामवाली का बेटा कैसे कलेक्टर बन गया, क्योंकि उसने तो पहले से ही तय कर रखा था कि कामवाली का बेटा तो ड्राइवर या चपरासी ही बनेगा। एक इंटरव्यू में दीपक ने अपनी सफलता के पीछे अपनी माँ का हाथ बताया और लोगों की प्रेरणा के लिए एक मंत्र दिया। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। Best buddies.